पंडित धनराज करौली के जाने माने जमींदार थे। उनके पास 3 गांव की जमींदारी थी। ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ उनके पास था। पुत्र गौरीलाल और पुत्री कुसुम दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार थे। 10-12 कमरे का आलीशान मकान, सभी सुख सुविधा पंडित जी के पास थी। गौरीलाल ने 12वीं पास की थी और नगर पालिका में बड़े बाबू की नौकरी भी उसे मिल गई। अब तुम्हें भगवान की कृपा से सरकारी नौकरी मिल गई है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। बस मन लगाकर अपनी नौकरी करो। पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ। नहीं, अब तुम्हें अपनी नौकरी पर ध्यान देना चाहिए। किस्मत वालों को ही इतनी जल्दी और इतनी अच्छी नौकरी मिल जाती है। भगवान ने तुम्हें जो दिया है उसकी कद्र करो और उसे संभालो। पिता की बात मानकर गौरी ने नौकरी शुरू कर दी और बहुत ही जल्द उसके लिए रिश्ते आने भी शुरू हो गए। पंडित धनराज ने विवाह के लिए कन्या पसंद करने की जिम्मेदारी अपनी पत्नी को सौंप दी। पंडित जी की पत्नी ने सैकड़ों रिश्तों को नापसंद किया। और अंत में मथुरा की लता उन्हें पसंद आ गई। अभी तुम्हें और कितनी लड़कियां देखनी है? तुम्हें तो कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आ रहा। मुझे मथुरा वाला रिश्ता अच्छा लग रहा है। लड़की सुंदर है, संस्कारी है और मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई। बस आप चलकर इस रिश्ते को मोहर लगा दीजिए। अब धूमधाम के साथ लता और गौरीलाल की शादी हो गई और लता विदा होकर अपनी ससुराल करौली जाती है। शादी की रात को महिलाएं लता को उसके कक्ष में छोड़ने जा रही होती हैं। तो अचानक लता का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। क्या हो गया बहू को अचानक? ये बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं, अभी तो ठीक थी, अचानक से जोर जोर से कांपने लगी और इसका चेहरा तो देखो बिल्कुल सफेद पड़ गया। लता को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। दूसरे दिन दोपहर के समय लता को होश आता है और अपने आप को अस्पताल में देख उसे बड़ा आश्चर्य होता है। मुझे क्या हुआ था जो आप मुझे अस्पताल में लेकर आए हैं? भाभी, आप बेहोश होकर गिर गई थी। हम सब बहुत डर गए थे। आप कैसी हैं? अब तुम्हारा जी कैसा है बहू? अब तो ठीक लग रहा है, बस थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। भगवान का लाख लाख धन्यवाद, तुम ठीक हो गईं। हम तो घबरा ही गए थे। गौरी, अब मैं घर जाती हूँ, तुम बहू के पास रहो। तुम्हारे पिताजी को एक खबर देनी होगी कि बहू का स्वास्थ्य अब ठीक है। वो बहुत चिंतित थे और मैं घर जाकर कुछ खाने के लिए बनाकर भेज देती हूँ। तुम लता को खिला देना और खुद भी खा लेना। कुसुम अपनी माँ के साथ घर चली जाती है। अब कैसी तबीयत है? अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। समझ में नहीं आता कि मुझे क्या हुआ था। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कुछ खाने का मन कर रहा हो तो मैं लेकर आता हूँ। नहीं, मेरा मन नहीं है। हाँ, अगर सेब मिल जाए तो ले आइएगा। गौरीलाल अस्पताल के बाहर खड़े ठेले वाले के पास सेब लेने जाता है। सेब का मौसम नहीं था, इसलिए बाजार में सेब अच्छे नहीं आ रहे हैं। एक काम करो, इनमें से अच्छे अच्छे आधा किलो सेब दे दो। लता आंखें बंद करके लेटी हुई थी और उसके सर के पास रखी हुई मेज पर अच्छे किस्म के सेब रखे थे। ये सेब कौन दे गया लता? बिल्कुल ताजा सेब है। मुझे तो ऐसा सेब पूरे बाजार में नहीं मिला। मुझे नहीं पता, मैंने तो किसी को सेब रखते हुए देखा ही नहीं। गौरीलाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने इधर उधर वार्ड में जाकर देखा, कोई परिचित व्यक्ति भी नहीं मिला जो सेब रख गया हो। खैर, जो भी हो, उसने सेब काट कर लता को खाने को दिया और खुद भी खाया। सेब बड़े स्वादिष्ट थे। शाम को कुसुम लता के लिए दूध और दलिया लेकर अस्पताल पहुंची और देखती है एक प्लेट में दलिया और एक बड़ा ग्लास दूध लता के सिरहाने रखा था। क्या भैया, इतनी जल्दी थोड़ी मची थी? मैं तो दूध और दलिया लेकर आ ही रही थी ना। तुम्हें बाजार से लाने की क्या जरूरत थी? कैसा बाजार और कैसा दूध दलिया?
मैं तो यहाँ से कहीं गया ही नहीं। कहते कहते उसकी नजर पलंग के पास रखे दूध के गिलास और दलिया पर पड़ी। अरे इसे कौन रख गया? ताज्जुब है, मैं इसी बेड पर बैठा हूँ और न जाने कौन रख जाता है। इसके बाद उसने सबके बारे में भी कुसुम को बताया। कोई तुम्हारा परम मित्र होगा जो भाभी का इतना ख्याल रख रहा है। दूसरे दिन सुबह लता अस्पताल से घर चली जाती है। अब वो पूरी तरह स्वस्थ थी। शाम के समय गौरी लता के कमरे में गया तो लता ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। गौरी पलंग पर बैठ गया और इधर उधर की बातें करने लगा। थोड़ी देर के बाद जैसे ही उसने लता का हाथ पकड़ा, उसे एक झटका लगा, जैसे शरीर में करंट दौड़ गया हो। उसने लता की ओर देखा। लता की आंखें लाल और चेहरा भयानक हो गया और लता बहुत भयानक आवाज में बोलने लगी। चले जाओ यहाँ से, दोबारा कभी इसे हाथ लगाने की कोशिश मत करना। आज तो सिर्फ करंट लगा है, अगली बार प्राण देने पड़ सकते हैं। चले जाओ यहाँ से, ये सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। गौरी भागकर कमरे से बाहर आया। माँ, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ इधर। क्या हो गया? कितने घबराए हुए हो? बहू तो ठीक है ना? पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कमरे में गया तो वो बिल्कुल ठीक थी और जैसे ही मैंने उसका हाथ छुआ, मुझे बिजली का करंट लगा और लता की आंखें बिल्कुल लाल हो गई और उसका चेहरा बहुत डरावना सा हो गया था और वो अजीब भयानक आवाज में बोल रही थी। तू क्या बकवास कर रहा है? चल मेरे साथ। दोनों कमरे में जाते हैं। कुसुम भी उनके पीछे दौड़ी। अरे ये क्या हुआ भाभी को? ये तो बेहोश पड़ी है। लता की सास लता के मुंह पर पानी डालती हैं, जिससे लता को होश आ जाता है। आप सब यहाँ? क्या हो गया था? मुझे कुछ हो गया था क्या? भाभी आप फिर से बेहोश हो गई थी। बेहोश? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। मुझे क्या हुआ था? तुम परेशान मत हो बेटा, आराम करो। तुम्हारी तबीयत शायद अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। वो सीधा पंडित जी के पास जाती है और पंडित जी को सारी बात बताती हैं। समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा और मुझे बहू की फिक्र भी बहुत हो रही है। बेचारी अभी तो अपने माँ बाप को छोड़कर आई है और उसकी तबीयत खराब हो गई। मैंने उसकी बीमारी की खबर तार के जरिए उसके मायके भेजी है। उम्मीद है कि कल या परसों में उसके माँ बाप यहाँ आ जाएंगे। आपने बहुत अच्छा किया। हो सकता है माँ बाप से मिलकर उसकी तबीयत थोड़ा संभल जाए। तार मिलते ही लता के माँ बाप आते हैं और बातें शुरू होती हैं। लता को अब तक तो ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई। यहाँ आते ही पता नहीं क्या हुआ। हमने डॉक्टर वर्मा को दिखाया था, पर बीमारी उनकी पकड़ में नहीं आ रही। डॉक्टर वर्मा इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर लौटे हैं और यहाँ के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। घटना के लगभग 12 घंटे बाद लता फिर से स्वस्थ हो गई। भाभी आज तो गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है, आप भी खाओगी ना? भैया से कहकर बाजार से मंगवा लेती हैं। लता मुस्कुराती है और कुछ कहना चाहती है कि तभी दोनों ने देखा कि कमरे में एक थाल घूम रहा है और बीच में रखी टेबल पर आ गया। उसमें 6-7 बड़े बड़े गुलाब जामुन रखे थे। दोनों डरकर जोर से चीखती हुई बाहर भाग गईं। क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे चीख क्यों रहे हो? कुसुम ने गुलाब जामुन के थाल की ओर इशारा किया, लेकिन उसके मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल पा रही थी। कौन लाया इन गुलाब जामुनों को? तभी वहां घर के बाकी लोग भी उन दोनों की चीख सुनकर आ गए। कुसुम गुलाब जामुन वाली सारी बात सभी को बताती है। सब दूसरे कमरे में बैठे सलाह कर रहे होते हैं। बहन जी, मुझे तो कोई भूत की करतूत मालूम होती है। आज तक तो हमने इस घर में भूत नहीं देखा बहन जी। भूत कुछ नहीं होता है, मैं नहीं मानता। हाँ, अगर भूत मेरे लिए रबड़ी का दोना मंगा दे तो मैं भी मान जाऊंगा। सब हंसने लगते हैं। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुलता है और रबड़ी के 5-6 दोने हवा में उड़ते हुए कमरे के अंदर आ जाते हैं और कमरे का चक्कर लगाकर वहां रखी मेज पर स्थिर हो जाते हैं। सबके चेहरे का रंग उड़ गया।
सभी लोग कमरे के बाहर निकल आए। सबको समझ आ गया कि ये बुरी आत्मा है और सब ये भी समझ चुके थे कि लता तभी बीमार होती है जब गौरी उसके कमरे में जाता है। गौरी ने लता के कमरे में जाना छोड़ दिया। पंडित अपने मित्र से सारी बातें बताते हैं। धनराज, तुम परेशान मत हो। मैं कानपुर के एक प्रसिद्ध ओझा को बुला लेता हूँ और वो आते ही तुम्हारे पूरे घर का निरीक्षण करेंगे। दूसरे दिन ओझा पंडित जी के घर पर आता है और पूरे घर का निरीक्षण करता है। इस घर पर एक साया है। आप सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उसे भगा दूंगा। बस अब आपका ही सहारा बचा है हमें तो, लेकिन खर्च थोड़ा ज्यादा होगा। आप हमें इस संकट से बाहर निकालिए, हम मुंह मांगी दक्षिणा देने का वादा करते हैं। ओझा के रहने के लिए कमरा ठीक कर दिया जाता है। आधी रात के समय गौरी अपने कमरे में सो रहा था। उसे सर्दी लगने लगी। उसने पंखा बंद किया और फिर सोने चला गया। अभी आंख भी नहीं लगी थी कि पंखा फिर से चलने लगा। शायद कुसुम चलाकर गई होगी। वो फिर से पंखा बंद करने जा रहा था कि लाइट चली गई। वो बिस्तर पर लेट गया। 20 मिनट हो गए पर पंखा अभी भी तेज गति से चल रहा था। अचानक गौरी